हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss contract of agency. तो अब इसके पहले वाले वीडियोस में हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज को डिस्कस कर लिया है। और अब ये जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये लास्ट है अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एजेंसी सी टर्म को सुनते हैं तो इस टर्म को हम हमेशा मानते हैं कि इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक एजेंट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। इसी को कॉन्स्टिट्यूट करके इन्हीं दो पार्टीज़ को मिलाकर जो है वो एजेंसी फॉर्म होती है। जो एजेंसी टर्म है यहाँ पर, उससे हमें हमेशा दो पार्टीज़ जो हैं वो समझ में आती हैं कि वहाँ पर दो पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो उनमें से एक होती है एजेंट और एक प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। तो अब एजेंट किसको कहते हैं हम? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी। मतलब यहाँ पर एक एजेंट किसको कहेंगे हम कि एक वो पर्सन जिसको इसीलिए एम्प्लॉय किया गया है ताकि वो कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर पाए जो भी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स हो रही हैं। मतलब अगर कोई पार्टी जो है वो कुछ थर्ड पार्टी के साथ डील करना चाहती है तो वो एजेंट के थ्रू करे। तो इसीलिए एजेंट को एम्प्लॉय किया जाता है यहाँ पर कि वो सारे एक्ट्स परफॉर्म करे जो भी थर्ड पार्टी डीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल किसको कहते हैं? द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन। मतलब कि जो भी काम एजेंट करता है वो इसी पर्सन के लिए होता है। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर एजेंट परफॉर्म करेगा वो हमेशा किसी प्रिंसिपल के लिए ही होंगी। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल को हम वही पर्सन कहते हैं जिसके लिए कोई एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है। तो अब इन्हीं दोनों टर्म्स को मिलाकर, एजेंट एंड प्रिंसिपल को मिलाकर ही यहाँ पर एजेंसी टर्म बनती है। कोई भी एजेंसी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो अब एजेंसी किसको कहेंगे? द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एन एजेंसी। मतलब यहाँ पर अब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसमें एक पार्टी प्रिंसिपल कहलाएगी और दूसरी पार्टी एजेंट। तो इसी रिलेशनशिप को फॉर्म करना, इसी को क्रिएट करने को ही हम एक एजेंसी फॉर्म करना कहते हैं कि यहाँ पर एजेंट एंड प्रिंसिपल जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर हो गए हैं। और अब ये पार्टी जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगी, थर्ड पार्टी डीलिंग्स जो हैं वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर करेगी। तो अब यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हम इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो इजीली समझ जाएं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ए एंड बी प्रिंसिपल एंड एजेंट है। ए यहाँ पर प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं और बी यहाँ पर एजेंट है। और अब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है सी। तो अब यहाँ पर जो भी डीलिंग्स होंगी वो थर्ड पार्टी से ही होंगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई डीलिंग कर रहा है तो वो किसके थ्रू करेगा? बी के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पर जो B है वो वर्क्स फॉर A है कि यहाँ पर B जो है वो A के लिए काम कर रहा है, इसीलिए B यहाँ पर एजेंट का काम करेगा। और अब A जो है वो लायबल होगा फॉर एक्ट्स ऑफ B। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर B परफॉर्म करेगा वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए लायबल होगा A। यहाँ पर जिन लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशन में यहाँ पर B एंटर हो रहा है उन सब के लिए लायबल कौन है? यहाँ पर A। तो अब प्रिंसिपल ही जो है वो लायबल होता है सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर एजेंट के थ्रू परफॉर्म होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है आगे इस कॉन्ट्रैक्ट में कि अब यहाँ पर ए जो है वो बी से ऐसा बोलते हैं कि वो उनके बिहाफ पर सी से कुछ गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पर परचेज कर लें। तो यहाँ पर अब बी जो है वो कुछ गुड्स ले लेते हैं सी से क्रेडिट पर। और अब ये जो गुड्स क्रेडिट पर लिए गए हैं तो इसमें लायबिलिटी जो है वो किसकी अराइज होगी? यहाँ पर ए की। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि ए जो है वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में एंटर हो जाता है सी के साथ। मतलब कि यहाँ पर अल्टीमेट लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल की आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी थर्ड पार्टी या फिर एजेंट के बीच में हुआ हो, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी होगी वो
ए की होगी, प्रिंसिपल की होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ए जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में एंटर हो जाता है थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बी के थ्रू हो रही है सी के साथ, लेकिन लायबिलिटी यहाँ पर ए की ही बनेगी। तो अब यहाँ पर एनफोर्सेबल बाय एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो या तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी हो सकती हैं या फिर प्रिंसिपल ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। मान लेते हैं अब यहाँ पर सी कोई डिफेक्ट कर देता है गुड्स में जो भी उसने क्रेडिट पर दिए हैं बी को, तो अल्टीमेटली वो गुड्स ए को मिलने हैं और उन गुड्स में कोई डिफेक्ट है। तो अब यहाँ पर बी नहीं बल्कि ए जो है वो सू करेगा सी को कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव गुड्स जो हैं वो सी ने ए को दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर ए ने सी पर केस फाइल किया है। तो इसीलिए जो भी एनफोर्सेबिलिटी है वो हमेशा प्रिंसिपल के थ्रू ही मूव होगी। अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रेडिट परचेज में कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं ये प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो उस केस में यहाँ पर सी जो है जो कि थर्ड पार्टी है वो डायरेक्टली सू करेगी ए को, वो बी को यहाँ पर सू नहीं करेगी क्योंकि जो अल्टीमेट लायबिलिटी है वो यहाँ पर ए की बनती है। तो इसीलिए जो भी एनफोर्सेबिलिटी होगी वो बाय एंड अगेंस्ट ए होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल ही यहाँ पर लायबल होगा और वही उसी की एनफोर्सेबिलिटी बनेगी। तो अब ये तो बेसिक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने देखा कि कैसे यहाँ पर एजेंसी वर्क करती है, जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट जिनकी एजेंसी है और एक थर्ड पार्टी जिसके साथ बाद में डीलिंग होती है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हम 2 ही पार्टीज मानते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। थर्ड पार्टी को हमने यहाँ पर इसलिए लिया ताकि हम ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि यहाँ पर जो डीलिंग्स हैं वो एक थर्ड पार्टी के साथ हो रही हैं और किसकी लायबिलिटी बनेगी अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट या कोई डिफेक्ट इन गुड्स होता है तो इसीलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि कौन प्रिंसिपल बन सकता है और कौन एजेंट बन सकता है। तो अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो है वो प्रिंसिपल बनना चाहता है और वो किसी एजेंट को अपॉइंट करना चाहता है तो उस केस में यहाँ पर प्रिंसिपल को साउंड माइंड का होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो हमने असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो मेजर होनी चाहिए और वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल पर एप्लीकेबल होता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो है उसको एक साउंड माइंड का पर्सन होना पड़ेगा और उसको मेजर भी वहाँ पर होना पड़ेगा। कोई भी माइनर जो है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है वो प्रिंसिपल कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि कौन बन सकता है एक एजेंट, हु कैन बी एन एजेंट। तो अब यहाँ पर जो एजेंट है वो माइनर भी बन सकता है और एक अनसाउंड माइंड का पर्सन भी बन सकता है। अब ऐसा क्यों है कि प्रिंसिपल जो है वो तो सिर्फ साउंड माइंड का पर्सन बनेगा और एक मेजर ही बन सकता है एक प्रिंसिपल, लेकिन जो एजेंट है वो एक माइनर भी बन सकता है और अनसाउंड माइंड का पर्सन भी बन सकता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि प्रिंसिपल जो है वो सारे एक्ट्स जो एजेंट करता है उसके लिए अल्टीमेटली प्रिंसिपल ही लायबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है क्योंकि माइनर जो भी काम करेगा उसके लिए अल्टीमेटली एक मेजर पर्सन ही लायबल है। या फिर अगर यहाँ पर एजेंट एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उस केस में अगर वो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रिंसिपल ही लायबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल तो एक साउंड माइंड का पर्सन और एक मेजर ही होना चाहिए, लेकिन एक एजेंट जो है वो माइनर भी हो सकता है और अनसाउंड माइंड का पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कोई माइनर या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन परफॉर्म करेगा अल्टीमेटली लायबिलिटी यहाँ पर साउंड माइंड के पर्सन और एक मेजर की ही आएगी। तो इसीलिए ऐसा डिफरेंस है यहाँ पर प्रिंसिपल एंड एजेंट में कि यहाँ पर कौन एक प्रिंसिपल बन सकता है और कौन एक एजेंट बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैन अ माइनर बी एन एजेंट, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल येस लिखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि एक माइनर जो है वो एक एजेंट बन पा रहा है। और या फिर आपसे सेम क्वेश्चन अनसाउंड माइंड के पर्सन के रिस्पेक्ट से भी पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आपको सेम ही एग्जांपल देना है कि क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की होती है और प्रिंसिपल एक मेजर पर्सन और एक साउंड माइंड का पर्सन ही होता है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो अल्टीमेट एक मेजर की आ रही है और साउंड माइंड के पर्सन की आ रही है।
तो अब यहाँ पर ये बहुत ऑब्वियस फैक्ट है कि यहाँ पर किसी भी एक माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को एज एजेंट अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक हैवी रिस्क लेता है, क्योंकि अब उनकी एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा प्रिंसिपल ही लायबल है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्टिविटी अगर ये पर्सन्स परफॉर्म कर देते हैं तो उस केस में लायबिलिटी प्रिंसिपल की आती है। तो इसीलिए बहुत रिस्की है एक माइनर या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को एज एजेंट अपॉइंट करने में एक प्रिंसिपल के लिए। तो आई होप अब आप ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे हु कैन बी अ प्रिंसिपल एंड हु कैन बी एन एजेंट। तो अब यहाँ पे हम आगे इसके जनरल रूल्स रिगार्डिंग एजेंसी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी, तो यहाँ पे 2 मेजर रूल्स हैं फॉर एजेंसी। तो अब फर्स्ट रूल कहता है कि एक्सेप्ट फॉर द एक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो भी ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें पर्सनल स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व होती है, उन सभी एक्ट्स को छोड़ के whatever a party to contract may do by himself, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो वो अपने आप कर पा रही है, he may do through an agent, वो एक एजेंट के थ्रू भी कर सकती है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक प्रिंसिपल जो है वो अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है कि वो कोई भी सी से, जो भी थर्ड पार्टी है, उससे कोई गुड्स ऑन क्रेडिट खरीद सकता है, ले सकता है आराम से कोई भी प्रिंसिपल, तो वो सेम एक्टिविटी को एजेंट से भी परफॉर्म करवा सकता है। जो एक्टिविटी हमने ली वो तो गुड्स बाय करने की ली क्रेडिट पर, लेकिन अब जो एक्टिविटीज़ पर्सनल स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व करती हैं, कि मान लेते हैं प्रिंसिपल को यहाँ पर ग्रेजुएशन करना है तो वो एजेंट के थ्रू नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी अगर उसे क्वालिफिकेशन उसे अटेन करनी है तो वो एजेंट के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस में यहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जो यहाँ पर प्रिंसिपल को खुद ही करनी पड़ेंगी। लेकिन पर्सनल स्किल्स और क्वालिफिकेशन को छोड़कर जो बाकी एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल खुद परफॉर्म कर पा रहा है वो एक एजेंट के थ्रू भी परफॉर्म कर सकता है। तो यही हमारा जनरल रूल है ऑफ एजेंसी, कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो ये नहीं कह सकता अपने एजेंट से कि आप मेरे बिहाफ पे जो है वो शादी कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है वो एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको उसी पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है। तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो है वो पर्सनल नेचर का हो गया। या फिर यहाँ पर हमने देखा था कि प्रिंसिपल को अगर कोई भी डिग्री अटेन करनी है, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर उसे बढ़ानी है, तो वो अपने एजेंट के थ्रू नहीं कर पाएगा। तो बाकी कोई एक्टिविटीज़ जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के थ्रू करवा सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये फर्स्ट रूल हो गया जनरल रूल ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल है एक्ट ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, कि मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर एजेंट परफॉर्म करेगा वो सारी एक्टिविटीज़ को हम मानेंगे कि वो बराबर होंगी एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल के, कि प्रिंसिपल भी वही एक्ट्स को परफॉर्म कर रहा है। जैसे अब अगर यहाँ पर एजेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, वो जो मनी है जो क्रेडिट पर उसने गुड्स लिए हैं उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट करना था और वो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो फिर इस केस में जो भी एक्टिविटी यहाँ पर एजेंट ने परफॉर्म करी, मतलब अगर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बी करता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल ही लायबल होगा। प्रिंसिपल को ही हम मानेंगे कि उसी ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक्ट ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो हम दोनों की एक्टिविटीज़ को बराबर मानते हैं कि जो काम एजेंट ने किया वही काम हम मानेंगे कि वो प्रिंसिपल कर रहा है। तो यही दोनों जनरल रूल्स हैं एजेंसी के, कि हम पर्सनल स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को छोड़कर बाकी जो भी एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल खुद परफॉर्म कर सकता है तो वो एजेंट के थ्रू भी परफॉर्म कर पाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन है इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, जो कि एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के थ्रू नहीं कर सकता। सेकेंड रूल हमने देखा कि एक्ट ऑफ एजेंट को हम बराबर मानते हैं एक्ट ऑफ प्रिंसिपल के। जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर एजेंट परफॉर्म कर रहा है वही एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी परफॉर्म करेगा। उन एक्टिविटीज़ को हम प्रिंसिपल के थ्रू परफॉर्म करा हुआ भी मानेंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि हम सर्वेंट को मिस इंटरप्रेट ना कर लें एज एजेंट। सर्वेंट डिफरेंट टर्म होती है एजेंट से। कैसे? अब यहाँ पर सर्वेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर होता है। मतलब जो भी सर्वेंट है वो अपने एम्प्लॉयर के नीचे काम करता है, उनके सुपरविजन में काम करता है और उन्हीं के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है।
डजंट क्रिएट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड थर्ड पार्टी, और उसका ऐसा कोई भी जॉब रोल है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसके और किसी थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करे। यहाँ पर सिर्फ उसको अपने एम्प्लॉयर की सुपरविजन और उसी के कंट्रोल में काम करना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन यहाँ पे सर्वेंट की नहीं होती कि उसको कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना है एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी के बीच में। लेकिन अब इसी का जो ऑपोजिट जो है वो एजेंट के केस में होता है। एजेंट नो डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, कोई भी उसका प्रिंसिपल का किसी एजेंट पे जो है वो कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता और ना ही सुपरविजन होता। और यहाँ पर क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, और यहाँ पर हमने देखा ही था कि जो भी एजेंट है वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा सर्वेंट के केस में नहीं होता। तो इसीलिए सर्वेंट और एजेंट दो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं और उनके जॉब रोल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो अब ये तो हुआ सर्वेंट और एजेंट के बीच का डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ एजेंट्स हो सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पर हो सकता है और नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो अब एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ एजेंट हैं: जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जनरल एजेंट काम करते हैं, कैसे किनको हम स्पेशल एजेंट्स बोलेंगे और किनको हम यूनिवर्सल एजेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जनरल एजेंट जो है डज ऑल एक्ट्स कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर बिजनेस, और इसका एग्जाम्पल है एक मैनेजर। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो जनरल एजेंट होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, जनरलाइज ड्यूटी होगी उसकी, इसीलिए यहाँ पर इसको जनरल एजेंट जो है वो बोला गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल है किसी भी कंपनी का एक मैनेजर जो है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सारे जो भी एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेजर परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको एक जनरल एजेंट बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेशल एजेंट। अब स्पेशल एजेंट कौन होता है? डज स्पेसिफिक एक्ट दैट इज सेल अ बाइक। तो अब यहाँ पर जो भी स्पेशल एजेंट होगा वो कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म करता है और उसको उसी स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे हम एक बाइक का बिजनेस है, हम बाइक की सेल एंड परचेज होती है वहाँ पर, तो अब हमने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि वो बाइक्स को सेल करे। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए हमने एक एजेंट को जो है वो अपॉइंट किया। अब वो उस बाइक के बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ नहीं देखता, वो सिर्फ सेलिंग ऑफ बाइक देखता है, वो सिर्फ एक बाइक को जाकर सेल कर रहा है। तो इसीलिए वो एक स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और इसीलिए उसको हम स्पेशल एजेंट बोलते हैं कि स्पेशली एक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने एक एजेंट को अपॉइंट किया, तो वही हमारा स्पेशल एजेंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजेंट। अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है यूनिवर्सल एजेंट के पास और हैज़ द पावर सेम एज प्रिंसिपल, और यूनिवर्सल एजेंट के पास सेम पावर होती है जो पावर एक प्रिंसिपल के पास होगी। तो अब यूनिवर्सल एजेंट जो है उसकी एक्टिविटी इन दोनों से ज़्यादा होगी, जनरल एजेंट और स्पेशल एजेंट से, क्योंकि इसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है और इसके पास सेम पावर है एज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एजेंट जो है वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता होगा और वो स्पेशल काइंड्स ऑफ एक्ट्स को भी देखता होगा। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सल एजेंट जो है वो इन दोनों को इंक्लूड करेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ वर्क। तो अब नेचर ऑफ वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ एजेंट्स हैं, मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। तो अब मर्केंटाइल एजेंट्स में भी जो है वो 4 काइंड्स ऑफ एजेंट होंगे। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। पहले मर्केंटाइल एजेंट जो है वो बाय एंड सेल करते हैं गुड्स की, और रेज मनी, मतलब कि गुड्स को वो सिक्योरिटी पर देकर उनसे मनी रेज करते हैं। कोई भी लोन अगर उन्हें लेना है तो वो उन गुड्स को सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी रख देते हैं और उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर रेज मनी लिखा है। तो इसीलिए रेजिंग मनी इन द सेंस ऑफ कीपिंग द गुड्स एज सिक्योरिटी एंड देन रेजिंग द मनी है यहाँ पर। तो इसीलिए मर्केंटाइल एजेंट्स का यही काम है कि वो गुड्स की बाय एंड सेल करें और उन गुड्स को एज सिक्योरिटी रखकर उनसे मनी रेज करें। तो अब यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स हैं। पहले है फैक्टर। तो अब फैक्टर कौन होते हैं? गुड्स आर इंटरेस्टेड फॉर सेल, मतलब फैक्टर को हम गुड्स देते हैं कि आप इनको सेल कर दो। और कैन प्लेज, तो अब यहाँ पर जो फैक्टर है वो गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हमने देखा था कि गुड्स को प्लेज हम कब करते हैं, जब हमें उन गुड्स से जो है
कुछ लोन लेना होता है, हम उन गुड्स को एज सिक्योरिटी रख देते हैं। तो इसीलिए जो फैक्टर है वो बाय एंड सेलिंग भी कर सकता है गुड्स की, और वो गुड्स को प्लेज भी कर सकता है यहाँ पर, और उनसे मनी रेज कर सकता है, और सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम एंड टर्म्स, और वो उन गुड्स को अपने नाम पर बेच सकता है और अपनी टर्म्स पर भी सेल कर सकता है कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसे रखनी है गुड्स को सेल करने की, तो वो ऐसा भी कर सकता है और अपने नाम पर भी गुड्स को सेल कर सकता है। तो ये काम हुआ एक फैक्टर एजेंट का। नेक्स्ट है कमीशन एजेंट, रिसीव्स कमीशन फॉर लेबर। मतलब एक कमीशन एजेंट जो है वो जो भी उसने अपना लेबर दिया उन गुड्स पर, तो वो उसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो यहाँ पर इतना ही एक कमीशन एजेंट का रोल होता है कि वो अपने लेबर के लिए जो भी उसने लेबर गुड्स पे खर्च किया, तो वो उसके लिए लायबल होगा कि उसको उसके अगेंस्ट कुछ कमीशन मिले, मतलब कुछ मनी उसे रिटर्न में मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डेल क्रेडर एजेंट। तो अब यहाँ पर डेल क्रेडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमीशन, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलना। तो अब डेल क्रेडर एजेंट वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अब ऐसा एक्स्ट्रा कमीशन क्यों मिलता है इनको? क्योंकि ये सिक्योरिटी होते हैं। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखा था कि जो भी गारंटर होता है, जो भी गारंटी देता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, जो भी प्रिंसिपल डेटर होता है और क्रेडिटर होता है उसके अगेंस्ट वो गारंटी देता है कि वो पेमेंट करेगा अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पर डेल क्रेडर एजेंट जो है वो एज श्योरिटी काम करता है, एज गारंटर काम करता है, और उसी के बदले में उसको एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो मिलता है। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन हो गया जस्टिफाइड कि अगर वो किसी चीज़ के लिए श्योरिटी दे रहा है तो उसे उसके अगेंस्ट जो है वो एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रोकर। तो ब्रोकर बहुत कॉमन टर्म है कि ब्रोकर को भी हम एजेंट ही मानते हैं। ब्रोकर्स कौन होते हैं? अब यहाँ पर ब्रोकर्स दो पार्टीज़ को जो भी ट्रेड करना चाहती हैं, जो भी ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। एक ब्रोकर जो है ब्रिंग्स टुगेदर टू ट्रेडिंग पार्टीज को वो बताता है कि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पार्टी है वो कुछ गुड्स को बाय करना चाहती है जो किसी दूसरी पार्टी को सेल करना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रोकर जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है दो परचेज एंड सेलिंग पार्टीज के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रोकर को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो अब लास्ट यहाँ पर है नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। तो यहाँ पर नॉन मर्केंटाइल एजेंट के एग्जाम्पल हैं कि वाइफ एज एजेंट काम कर रही हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, या फिर कोई एडवोकेट है। तो इसीलिए हम इनको नॉन मर्केंटाइल एजेंट जो है वो बोलते हैं। तो अब आई होप आपको एजेंट के सारे काइंड्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ द एजेंसी। तो अब इसी के साथ हमारे सारे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश एक्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।